सो हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 सुनेली का कुआं रीड करेंगे। ये ऐसी सुनेली का जो कुआं जो ये कहानी है बहुत ही अच्छी है। इसमें जो पेयजल है ना, जैसे पानी वगैरह है, उनकी समस्या के बारे में बताया गया है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में यह समस्या ना बहुत ज़्यादा है पेयजल की, और इसके दृढ़ संकल्प की ये कहानी है सुनेली का कुआं। ठीक है, एक औरत है, उसकी कहानी है ये। अब हम इस चैप्टर को रीड करते हैं, इस पार्ट को पढ़ते हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक गांव था, नरसी की ढाणी। यह तो मालूम नहीं कि वहाँ कभी नरसी मेहता रहते थे या उनकी बहन रहती थी, पर गांव का नाम नरसी की ढाणी ही था। हो सकता है उसे किसी नरसिंह ने बसाया हो। भरगू कच्छ का नाम बिगड़ते बिगड़ते बरोच हो सकता है, तो नरसिंह का नरसी हो जाए तो क्या आश्चर्य। नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनहली भी पिछले 50 वर्षों से इस गांव को यह गाली देती आ रही है। ढाणी में केवल 5 परिवार रहते हैं। ये सब एक ही परदादा या लकड़दादा की बेल के फल हैं। लगभग 40 वर्ग किलोमीटर भूमि इन्हीं की है। विभाजन से पहले इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा था। वहाँ किसी बंजारे ने एक कुआं बनवा दिया था। यह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहाँ खींचकर ले गया। अब वहीं उसका मालिक हो गया था। शेष परिवार उसी ढाणी की गाड़ी में बसे रहे। पानी। राजस्थान में सबसे कीमती और प्यारी वस्तु कोई है तो वह पानी है। कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों वाले क्या जाने पानी कितना कीमती होता है। वैसे पानी के अभाव वाले राजस्थान में पानी की कमी नहीं। राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं, और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो प्रसिद्ध ही है, पर बात उस पानी की है जिसे जल भी कहते हैं, और जो वहाँ का जीवन है। अब इस सुनहली की बात ही लीजिए। कहते हैं जब ढाणी में बहू बनकर आई थी तब उसका रूप सोने सा चमकता था, तभी तो उसका नाम सुनहली था। पर अब तो वही सुनहली का रूप ढाणी की झुलसती रेत में तप कर कुंदन की बजाय तांबा बन गया है। बेचारी आई तभी से 4 5 कोस दूर कुआं से पानी लाती रही। धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसका पानी लाना नहीं रुका। त्योहार के दिन भी नहीं, तब भी नहीं। तभी तो उठते बैठते उसके मुंह से निकलता है, नरमी की ढाणी मर जाए। इस पानी की दिक्कत की वजह से उस परिवार के जवानों को विवाह के लिए आसानी से लड़की नहीं मिलती। हाँ, उनकी लड़कियों के शादी ब्याह में कोई रुकावट नहीं। शादी के बाद कोई लड़की ढाणी की ओर पैर करके भी सोना नहीं चाहती। मर्दों का क्या, वे तो अपने डेरों के साथ साथ इधर उधर वक्त निकाल आते हैं, कभी कोटा बूंदी की ओर, कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को पड़ता है। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जा बसा है, तब से सुनहली का मन ढाणी से उचट गया। पर और लोग अपने पुरखों की ढाणी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। कहते हैं नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनहली के साथ हुई। बात यह हुई कि एक दिन सुनहली पानी का घड़ा लिए ढाणी की ओर आ रही थी। एक खेजड़े की जड़ में गीली मिट्टी दिखाई दी। उधरों ने बिल बनाया है, यह सोचकर वह आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसे ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो पानी भी होगा। गांव के पास पानी की कल्पना ने ही उसे तर कर दिया। वह जल्दी घर पहुंची। इस बार घड़ा पनहड़ी पर रखते हुए उसने ढाणी को गाली नहीं दी। वैसे उसके अभ्यस्त होठों तक गाली आई जरूर, पर उसने रोक ही नहीं ली।
कानून को हाथ भी लगाया, गोया उसे पिछली गालियों का पश्चाताप हो रहा हो। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, चलो उठाओ, फावड़ा कुआं खोदेंगे। सुनते ही दोनों हो करके हंसने लगे। एक तो दौड़कर नोहरे में पहुँच हंसते हुए अपने बाप से बोला, बापजी, माँ तो पागल हो गई है। सुनते ही बूढ़ा ठाकुर सहम गया, दाढ़ी कड़ना बंद करके बोला, क्या बकता है रे? बकता नहीं हूँ बापजी, यह कह रही है कि चलो उठाओ, फावड़ा कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ, सा पागल नहीं और क्या हो गई है? लड़का बोला। बूढ़े को कुछ तसल्ली बोला, चलो मैं चलता हूँ। घर पहुँचा तो देखा कि सुनील तैयार बैठी है। पूछने पर कहने लगी, इस धरती में पानी है, उदरों ने बिल बनाया है, गीली मिट्टी निकली है, अगर खोदा जाए तो पानी निकलेगा, चाहे नीचा कितना ही हो। सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा, बोला, भगवान उदरे तो सदा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नई बात तो नहीं। पागल हुई है, घर बैठ, यहाँ पानी कहाँ? पर सुनहली तो कुआं खोदने पर तुली हुई थी, उस पर सचमुच कुआं खोदने का भूत सवार हो गया। बाप बेटों पर एक लानत भरी नज़र फेंक फावड़ा कंधे पर रख कर चल दी खेजड़े की ओर। ठाकुर उसे रोकता ही रह गया। सूरज सिर पर आ गया तो ठाकुर ने अपने छोटे लड़के को सुनहली की खोज खबर लेने भेजा। लड़का वहां पहुंचा तो दंग रह गया। खेजड़े के नीचे ताज़ा मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनहली का ऊपर उठता हुआ फावड़ा ही दिखाई देता। उसने जाते ही माँ से फावड़ा छीन लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो मिट्टी क्या, रेत ही था, नीचे मिट्टी नरम थी। सुनहली थोड़ी देर सुस्ताने के बाद बोली, बेटा यहाँ पानी जरूर निकलेगा, अगर सब लोग आए तो 2-4 दिन में ही कुआं खोद सकते हैं, वरना मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाएं। मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी, तू खोदता रह, मैं तेरे लिए रोटी लाती हूँ। सुनहली बेटे के लिए रोटी पानी लेकर पहुंची तो जवान हाथों ने थोड़ी देर में ही उससे दुगना काम कर लिया। उसके मन में एक शुद्ध आशा का संचार हुआ। खेजड़े के तने की पतली सी छाया में लड़का तो रोटी खाने बैठ गया, सुनहली गड्ढे में उतर गई। शाम को माँ बेटे घर पहुँचे तो दोनों के चेहरे खिले हुए थे। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया पर वे चुप ही रहे। सुबह छोटे लड़के ने उठकर देखा तो सुनहली अपनी खाट पर नहीं थी, पनिहारी पर घड़ा भी न था। उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा सा, माँ ठीक कहती है, खजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो वह वर्षों मास हरा भरा रहता है। आओ उठो, नहीं तो अकेली ही इस काम में मर खप जाए। छोटे के साथ हो लिया। ये खेजड़े के पास पहुंचा ही थे कि पानी का घड़ा लिए दूर सुनहली दंदनाती आती दिखाई दी। माँ में कितना बल है, कितना साहस है, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए। पास आकर सुनहली ने देखा तो गर्व से फूल उठी, बोली, अरे 6 हाथ खोदे तो कुआं क्या, पाताल भी खोद डालेंगे। शाबाश मेरे बछेरों, लगे रहो, मैं तुम्हारा कलेवा लेकर आई अभी। 6 नहीं 8 कह 8। सुनहली, मैं भी तेरे कुएं की खुदाई करूँगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़े ठाकुर ने कहा। यह देखकर सुनहली की देह में हाथी जैसा बल आ गया। बोली, अरे जिसके 2-2 जवान बेटे हों और जिसका धनी भी बुढ़ापे में ऐसा पौरुष दिखाए, उसकी ताकत का तो ठिकाना ही क्या। फिर ठुनकती सी बोली, धन्य मेरे भाग्य, मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगी। मारे ससुराजी खुदाए कुआं बावड़ी सी। और वह तेजी से घर की ओर बढ़ गई। पानी भरा घड़ा उसे फूल सा लग रहा था। चारों दोपहर तक कुआं खोदते रहे, परंतु विधाता उनकी परीक्षा लेना चाहता था। शाम को आंधी आई और गड्ढा रेत से काफी अट गया। लड़कों के चेहरे उतर गए। ढाणी वालों ने मजाक उड़ाया सो अलग, पर सुनहली पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत। दिन में आराम करो, रात की चांदनी में कुआं खोदो, मैं मिट्टी को दूर फेंकती रहूंगी। कहा ना, नाक की ओट में परमात्मा छिपा है। सुनहली की तरकीब काम कर गई।
एक आध बार आंधी आई भी तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। अब सुबह शाम ढाणी के और लोग भी वहाँ आने लगे। सफलता स्मिथ देखकर उन्हें भी जोश आ गया। फिर क्या था, बेटे छोटे बड़े सब लोग काम में जुट गए। गड्ढा गहरा हुआ तो उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे खुदी मिट्टी आनन फानन में ऊपर आ जाती। बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े की जड़ में सिंदूर पोत दिया गया। सुनैली वहाँ शाम को दिया भी जलाकर रखा थी। पता नहीं अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का या सुनैली के संकल्प का। एक दिन खुदाई में गीली मिट्टी निकल आई। ढाणी के लोगों के हर्ष का ठिकाना न रहा। सुनैली ने बड़े बूढ़ों के पाँव में धोख दी। सारी ढाणी पर बतासे बाटे। बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी वह नहीं भूली। उन्हें अपने पुरखों की ढाणी में कुआं बनाने का समाचार पाकर बड़ी खुशी हुई। कुएं में पानी मीठा निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ गया। सुनैली का मन हुआ कि वह पानी में कूदकर मछली की तरह तैरे। बड़े बूढ़ों की परवाह न कर वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी की ढाणी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब ढाणी के एक बूढ़े ठाकुर ने कहा, जे तो सुनैली की बोलनी चाहिए। बस फिर क्या था, सुनैली की जय जयकार से वह छोटा सा मध्य प्रदेश गूंज उठा। सुनैली बोली, बाप जी, एक आदमी की क्या ताकत, यह सबकी ताकत का फल है। हम अकेले क्या कर लेते। बूढ़ा बोला, बिंदनी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उदरे का बिल नहीं खोदते और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढाणे में काट दिए, अब तक किसी को सूझा ही नहीं कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। जब मैंने वह कुआं देखा तो वह पक्का बन गया था। कहते हैं उसमें अथाह पानी है। लोग उसे सुनैली का कुआं कहते हैं। कुएं का पानी बहुत मीठा है। शायद परिश्रम से अमृत ही प्राप्त होता है। धन्यवाद। आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है।